हेलो क्लास 12th बिहार बोर्ड। आप लोगों के लिए ये जो वीडियो होने वाला है ये कोई एमसीक्यू नहीं है, ये कोई किसी चैप्टर का वन शॉट नहीं है। ये हर एक स्टूडेंट के चाहत के अकॉर्डिंग, नीड एंड वांट के अकॉर्डिंग मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं आपके बिजनेस स्टडीज के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर टाइप एंड लॉन्ग आंसर टाइप, क्योंकि बेटा क्वेश्चंस तो यहीं से आएगा। तो चलो देखते हैं कि क्या क्या आपके अकॉर्डिंग क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। जैसा कि आज हमारा इकोनॉमिक्स का एग्जाम था, बहुत सारा स्टूडेंट का बहुत सारा मतलब खुशी देखने के बाद एक अलग सा मोरल हम लोगों का बूस्ट हुआ, और सबसे ज्यादा स्टूडेंट का खुशी से ज्यादा उन लोगों के चेहरे पे हमने देखा तो देखा विश्वास। कुछ कुछ स्टूडेंट आए थे हमारे इंस्टीट्यूट में मिलने के लिए आफ्टर एग्जामिनेशन, उनसे रहा नहीं गया। उनका कहना था कि सर मिलना बहुत जरूरी था, क्योंकि आप लोगों का जो कहना था क्वेश्चंस तो यहीं से आएगा, तो बिल्कुल और देखो क्वेश्चंस यहीं से आएगा का मतलब दो तरीके का होता है। एक सिर्फ बता देना कि ये कर लो, और एक बता करके करवाना, दोनों में बेटा डिफरेंस होता है। तो हमारे यहां बताया भी जाता है और करवाया भी जाता है क्वेश्चन को, प्रैक्टिस, डिस्कशन, व्हाटएवर, है ना। तो अकॉर्डिंग टू योर नीड एंड वांट मैं आपके साथ आपके इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को लेकर के कम से कम 40 से 50 दो नंबर का क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा कि 2 मार्क्स जिससे आपको मिलेगा, और 20 से 25 क्वेश्चन आपको कम से कम लॉन्ग आंसर करवाऊंगा, जिसमें से मात्र 4 क्वेश्चन आपको बनवाना है और बनाना है एग्जाम में, और 40 से 50 क्वेश्चन शॉर्ट आंसर करवाऊंगा, जिसमें से मात्र आपको 15 क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो लगभग क्वेश्चन यहीं से आएगा। आप आराम से दिल थाम के बैठ जाओ, क्योंकि मैं सेशन को करने वाला हूं स्टार्ट, और ये करने के बाद आप लोग हर एक क्वेश्चन को बेटा कॉपी में बनाओगे, क्योंकि आज रात भर का टाइम है आपके पास। आज रात में ये क्वेश्चन सब बन जाना चाहिए, कल सुबह 11 बजे तक। आ रहा बात समझ में? और कल दिन भर फिर हम लोग करेंगे एमसीक्यू एमसीक्यू एमसीक्यू, और रात में रहेगा आप लोगों के साथ फाइनल पंच, क्योंकि मुकाबला होगा जम के, विजयी भवा। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन क्या क्या है। तो देखो यहां पे मैं आपको सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में बताऊंगा, डिस्कशन थोड़ा बहुत मैं कराऊंगा कि कैसे क्या करना है। देखो सबसे पहला चीज कि आपको सबसे पहले तो आपको ओएमआर सीट को कलर करना है एग्जाम में। आ रहा बात समझ में? ओएमआर में बेटा आप पूरा का पूरा 100 क्वेश्चन को, पूरा का पूरा 100 जो क्वेश्चन आ रहे हैं आपके, उसमें से आपको 50 क्वेश्चन को सॉल्व करना है ना। आप जो भी आपको क्वेश्चंस एकदम आप डैम श्योर हो कि 100% इसका सर ने बताया था आंसर यही होगा, उसी को टिक करना, वरना एक क्वेश्चन छोड़ करके आगे बढ़ जाना। 100 क्वेश्चन है, उसमें से 50 क्वेश्चन मात्र बनाना है। बहुत ज्यादा क्वेश्चन है आपके पास, उसमें मात्र आपको 50% क्वेश्चन बनाना है। आ रहा बात समझ में? अगबका करके जिसमें 70% वाले को तो टिक करना ही नहीं है। 70% अगर आप किसी में श्योर हो तो उसको टिक नहीं करना है। 100% कम से कम आप श्योर हो तभी आपको टिक करना है, उसमें याद रखना, वरना छोड़ करके आगे बढ़ जाना। क्योंकि इतना मैं क्वेश्चन करवा दिया हूं और करवाऊंगा कि बेटा क्वेश्चन तो यहीं से आएगा। एक भी वीडियो आप लोग प्लीज स्किप मत करना, राइट। तो चलो हम लोग देखते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन आपके अकॉर्डिंग से इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले व्हाट इज मैनेजमेंट। बेटा मैनेजमेंट क्या है आप लोगों को पता है सर मैनेजमेंट क्या है ना। तो यार मैनेजमेंट का आप अच्छा सा सुंदर सा डेफिनेशन लिख देना कि सर क्या है मैनेजमेंट। आ रहा बात समझ में? और जो भी आंसर आप लिखोगे, यहां पे मैं कोई आपको आंसर नहीं बताने वाला हूं, सारा वन शॉट वीडियो पड़ा हुआ है। आंसर यहां बताने लग जाऊंगा तो 50 क्वेश्चन है। आ रहा बात समझ में? 5 घंटा 6 घंटा लग रहा है। तो यहां पे मैं आपको आंसर नहीं बता रहा हूं, मैं आपको यहां पे क्वेश्चंस और लिखने का तरीका, तो आपको इस तरह का एरो बना बना करके पॉइंट्स में लिखना है। तो जो भी आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, जो भी आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, वो इस तरह से बेटा पॉइंट्स में आंसर लिखोगे। डेफिनेशन पूछा व्हाट इज मैनेजमेंट, तो आप पॉइंट्स में आंसर लिखोगे। कम से कम 2 से 3 पॉइंट होना चाहिए, वर्ड्स आपके पास होने चाहिए। एक ही वर्ड को 2 बार लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। एक ही डेफिनेशन को 2 तरीके से लिख दो, थोड़ा बहुत ग्रामर को चेंज करके, लेकिन आपका वर्ड्स ज्यादा होना चाहिए। जो आपका कॉपी मिलेगा ना आपको, वो कॉपी का साइज होता है ऐसे, लैंडस्केप में, ना कि पोर्ट्रेट में, है ना। तो आपको इस कॉपी में कम से कम कोशिश करना है कि एक कॉपी में 3 ही आंसर लिखना है, एक पेज में 3 ही आंसर लिखना है। 15 मार्क्स 2 मार्क्स का कोशिश करो कि 2 ही
क्वेश्चन मतलब आंसर लिखा जाए। लेकिन अगर उतना वर्ड नहीं है अगर आपके पास, और जो भी स्टूडेंट ब्रिलियंट स्टूडेंट है पढ़ने में, अगर आपके पास वर्ड का कमी नहीं है, तो आप पूरा कोशिश करना कि इस कॉपी को हम बस दो, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2, दो आंसर में कॉपी भर दे। टाइम आपके पास है, एमसीक्यू में ज्यादा टाइम नहीं लगना है। आज आपने इकोनॉमिक्स एग्जाम जाकर के देख लिया, दे करके, राइट। तो एमसीक्यू में ज्यादा टाइम नहीं लगना है। आप एमसीक्यू करके कॉपी अपने ओएमआर अपने पास रखे हुए रहो, और आप पूरा का पूरा फोकस करो अपने शॉर्ट में और अपने लॉन्ग में। तो शॉर्ट में क्या करना है, पूरा कोशिश करना है, 100% ट्राई करना है कि आपको एक पेज में 2 ही क्वेश्चन को मैं लिखूं, 2 ही आंसर मैं बनाऊं। नहीं वर्ड है आपके पास ज्यादा, तो आप 3 से ज्यादा 4 तो गलती से मत करना। ये नहीं कि यहां से लिखना स्टार्ट किए और यहां पे आंसर खत्म हो गया। कोई बात नहीं बेटा, खत्म हो गया, फिर से कुछ कुछ लिखो। कॉपी भरा हुआ होना चाहिए एट एनी कॉस्ट, किसी भी कीमत पे, कोई दिक्कत नहीं सर। दूसरा, प्रेजेंटेशन बेटा आपका साफ होना चाहिए। प्रेजेंटेशन कॉपी में एकदम साफ सुथरा होना चाहिए। थोड़ा सा कट मतलब गलत भी लिखा गया ना, छोड़ दो उसको, वो वर्ड को छोड़ के उसके बगल में सही लिख दो, काटना मत। गलत लिखा गया, काटना मत, ठीक है। तीसरा सजेशन कि अगर किसी भी चीज का, जैसे मान के चलो कि इंपॉर्टेंस आया, इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग है ना, तो आप क्या करो, स्टेट द इंपॉर्टेंस। जितना भी आप इंपॉर्टेंस करने वाले हो, लिखने वाले हो, आप यहां पे इस तरह से हेडिंग देना, इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग, ठीक है। लिखना मत स्टार्ट करना इस तरह से बेटा, प्लीज मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है कि इस तरह से ग्राफ बनाना। क्लियर है? इस तरह से ग्राफ बना करके आप लोग जितना भी तरीके का इंपॉर्टेंस है, उस इंपॉर्टेंस को यहां पे लिखना। पहले ये काम कर लेना, उसके बाद एक एक उठाना और इस तरह से पॉइंट बना बना करके लिखना। ब्लैक पेन और ब्लू पेन सबके पास होना चाहिए। अगर किसी भी चीज का कैरेक्टरिस्टिक्स पूछा जाता है, तो मान लो कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट, तो ऐसे लिखोगे, फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। मान लो बोला है 2 फीचर्स लिखने के लिए, है ना, तो इस तरह से तुम बेटा 2 फीचर्स का इस तरह से बना लोगे, है ना। इस तरह से अगर नहीं भी बनाओगे तो इस तरह से बना लोगे ग्राफ। लेकिन प्लीज फिर से मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है कि ग्राफिकल वे में ही आपको आंसर देना है, इस तरह से बॉक्स बना करके, इस तरह से नहीं बनाना है, इस तरह मतलब किसी भी। उसके बाद नीचे फिर उसका स्टार्ट करना, देखना कॉपी ऑटोमेटिकली भरेगा, ग्राफ वे में सुंदर लगेगा देखने में। आ रहा बात समझ में? तो चलो ये कुछ टिप्स है, कॉपी खाली छोड़ करके नहीं आना है, कुछ ना कुछ बेटा लिख करके आना है। क्योंकि देखो हाथ में दर्द हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, आकर के रेस्ट कर लेना ना, क्या ही दिक्कत हो गया, एक ही बार तो 12 का बोर्ड एग्जाम दे रहे हो। आ रहा बात समझ में? तो चलो, पहला क्वेश्चन व्हाट इज मैनेजमेंट। दूसरा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट। एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट में क्या डिफरेंस है सर दोनों में? तो एडमिनिस्ट्रेशन आपका जो भी मैनेजमेंट होता है वो पूरा का पूरा ऑर्गेनाइजेशन को देखता है, और एडमिनिस्ट्रेशन आपका रूल्स एंड रेगुलेशन को बनाता है, और मैनेजमेंट जो होता है उस रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो करता है। क्लियर है? तीसरा क्वेश्चन जो आपका है वो डिस्टिंग्विश बिटवीन टाइम स्टडी एंड मोशन स्टडी। किस टाइम में काम को होना चाहिए और क्या है मोशन स्टडी, है ना। तो ये कोई भी अननेसेसरी मूवमेंट को हम लोगों को हटा देना है। ये चैप्टर नंबर 2 का क्वेश्चन है, कोई दिक्कत सर नहीं। तो ये सब आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन फिर क्या हो गया, डिस्कस 2 प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट का आप लोगों को मैंने 4 प्रिंसिपल पढ़ा रखा है, उसी में से आप 2 यहां लिख दो, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, है ना। उसके बाद और भी हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, ये सारा प्रिंसिपल आप लिख सकते हो। कॉर्पोरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, लाइक दैट, है ना। उसके बाद एक्सप्लेन एनी 2 फैक्टर्स ऑफ इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। देखो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट का 2 फैक्टर है। क्या है सर? एनी 2 फैक्टर को बोल रहा है इकोनॉमिक इन्वायरमेंट का। तो आपके पास 5 डायमेंशन, 5 फैक्टर्स मैंने पढ़ाया था ना, कौन कौन सा सर? टेक्नोलॉजिकल, पॉलिटिकल, लीगल, ये सारा चीज, है ना। तो यहीं पे आप इसको, इस आंसर को कैसे लिखोगे, देखो, एक्सप्लेन एनी 2 फैक्टर्स ऑफ इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। तो यहां पे लिखोगे 2 फैक्टर्स ऑफ इकोनॉमिक एनवायरनमेंट आर, बस इस तरह से ग्राफ बना करके 2 फैक्टर्स ऑफ इकोनॉमिक एनवायरनमेंट ऐसे लिख देना, और यहां पे इस तरह से ग्राफ बना लेना। क्लियर है? यहां लिख देना टेक्नोलॉजिकल, पॉलिटिकल या लीगल, इस तरह से जो भी आपका मन है लिखने का। 5 है, आपको आपके मन पे है कि 2 को, और उसके बाद ये दोनों को इस तरह से पॉइंट में इस तरह से एक्सप्लेन करना। इस तरह से पॉइंट या इस तरह से स्टार बना सकते हो। आ रहा बात समझ? चलो मैं पेन दूसरा ले लेता हूं, आप लोगों को ज्यादा दिखेगा। इस तरह से आप कर सकते हो, है ना।
इस तरह से, या इस तरह से स्टार बना बना करके लिख सकते हो, इस तरह से हैज बना करके लिख सकते हो, लेकिन ज्यादा इफेक्टिव रहता है बेटा इस तरह से करके लिखने से। कॉपी का प्रेजेंटेशन साफ सुथरा लगता है देखने में, है ना। चलो नेक्स्ट क्या है तुम्हारा, स्टेट व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द बिजनेस एनवायरनमेंट। आप क्या समझते हो बिजनेस एनवायरनमेंट। तो बिजनेस एनवायरनमेंट से सर हम लोग पूरा का पूरा इंटरनल फैक्टर एक्सटर्नल फैक्टर का ये कॉम्बिनेशन है, जिसमें हम लोगों को स्पेसिफिक फोर्स और जनरल फोर्स, ये चैप्टर नंबर 3 का क्वेश्चन है। मैं आपको कोई यहां पे आंसर नहीं बता रहा हूं, आप जाकर के वन शॉट वीडियो में देखो एक एक करके, राइट। चैप्टर नंबर 3 का ये क्वेश्चन है आपका, क्लियर है। मैं चैप्टर का नाम चलो लिखते चला जाता हूं, ये भी 3 का क्वेश्चन है। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट 2 का है। डिफरेंस बिटवीन एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट 1 का है, और ये भी तुम्हारा 1 का है, क्लियर है। स्टेट द इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग। क्या होता है प्लानिंग करके सर, बताना। प्लानिंग करके हम लोगों को बहुत सारा फायदा है। प्लानिंग तुम्हारा जो भी है, जो भी चीजों का जो तुम प्लान करते हो, है ना, उससे क्या क्या फायदा है तुम्हें। तो इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग बहुत सारा हमने पढ़ाया, उसी में से तुमको कोई 2 गो प्लानिंग, स्टेट द इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग। इंपॉर्टेंस क्या क्या है प्लानिंग का, इसमें 4-5 इंपॉर्टेंस लिख करके उसको एरो बना बना करके आप लोग डिस्क्राइब कर दोगे। दैट इज दिस इज द क्वेश्चन ऑफ चैप्टर नंबर 4। डिफरेंशिएट बिटवीन रूल्स एंड पॉलिसी। क्या होता है रूल, क्या होता है पॉलिसी, है ना। नो स्मोकिंग जोन है ये, तो वो रूल हो गया, है ना। पॉलिसी हमारा कंपनी का ये क्राइटेरिया वर्क करने का, दैट इज कॉल्ड पॉलिसी। आ रहा बात समझ में। तो यहां पे क्या हो गया कि प्रोविडेंट पीएफ कटेगा हर एक मतलब इंप्लॉय का 5% सैलरी का, पॉलिसी है वो, है ना। तो ये क्या हो गया तुम्हारा, ये भी है तुम्हारा चैप्टर नंबर 4 प्लानिंग का ही क्वेश्चन। कोई दिक्कत सर नहीं, ये सारा चीज चलो हो गया। उसके बाद क्या है तुम्हारा, मैं चैप्टर का नाम बस रहने देता हूं। चलो, डिस्टिंग्विश बिटवीन डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एंड डिसेंट्रलाइजेशन। यहां पे डेलीगेट किया जा रहा है अथॉरिटी को, और डिसेंट्रलाइजेशन मतलब पावर टू टेक डिसीजन ईच एंड एवरी लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। और डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी यानी कि जो पावर टू टेक डिसीजन है वो डेलीगेट अपर लेवल से नहीं। तो दोनों को डिफरेंस बिटवीन बताओ कि क्या होता है सर दोनों को। तो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एंड डिसेंट्रलाइजेशन आपको पढ़ाया गया ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर में। दिस इज द क्वेश्चन ऑफ चैप्टर नंबर 5, है ना। वो जा करके आप लोग सारा का सारा वीडियो देखो बेटा, ईच एंड एवरी वीडियो डला हुआ है, बुक से भी पढ़ सकते हो। व्हाट इज द फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, व्हाट आर इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। देखो फंक्शन और कैरेक्टरिस्टिक्स देखो पूछ दिया ना, तो फिर से आप लोग ग्राफ बना करके बेटा इस तरह से लिखना प्लीज, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके इस तरह से आप लोग ग्राफ बना करके लिख लोगे, और लिखने के बाद इसको ऐसे से करना, वरना पता चला छोटा गोला बना लिए और लिख दिए तुम बड़ा। आराम में तो प्लीज प्रेजेंटेशन आप लोग एकदम खूबसूरत सा बनाइएगा। जो टॉप जो यहाँ पे पॉइंट्स दीजिएगा, मान लीजिए XYZ आपने कुछ भी यहाँ पे लिखा इस तरह से, तो ये होना चाहिए आपका ऐसे अंडरलाइन, और इस तरह से होना चाहिए एरो, और उसके बाद फिर आप अपना रिटर्न राइटिंग स्टार्ट करोगे, राइट। तो ये होना चाहिए तुम्हारा ब्लैक पेन से, ब्लैक पेन। चलो क्लियर है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ये। उसके बाद तो डिविजनल तुम्हारा क्या हो गया था, फंक्शनल एंड डिविजनल, 2 तरीके का ऑर्गेनाइजेशन हमने देखा था। फंक्शनल जहां एक टाइप ऑफ प्रोडक्ट बनता है, डिविजनल जहां मल्टीपल प्रोडक्ट बनता है। मनी मार्केट इज एसेंशियल मार्केट फॉर द शॉर्ट टर्म फंड, है ना। तो ये तुम्हारा कौन सा चैप्टर से बेटा, मनी फाइनेंशियल मार्केट। तो ये हो गया तुम्हारा चैप्टर नंबर 10 से ये क्वेश्चन है, चैप्टर नंबर 10 से ये क्वेश्चन है कि मनी मार्केट एसेंशियल मार्केट शॉर्ट टर्म फंड कैसे होगा। ये शॉर्ट टर्म फंड वहां से हमें मिलता है ना। तो इसके बारे में तुमको सारा चीज वहां पे वन शॉट वीडियो में बताया गया है। स्टेट एनी 2 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पर्सनल सेलिंग, बोलता है 2 ऑब्जेक्टिव बताओ पर्सनल सेलिंग का। जब सामान कोई बेचता है पर्सनली, तुमको शर्ट बेच रहा है, कार बेच रहा है, उसका फीचर बता रहा है, तो क्या उसका ऑब्जेक्टिव होता है ना। क्यों बेचा जाता, तो सारा चीज आपको पढ़ाया हुआ है, आप जा करके मतलब 1 शॉर्ट वीडियो में देख सकते हो। पर्सनल सेलिंग यानी कि मार्केटिंग का चैप्टर है ये, तो मार्केटिंग चैप्टर नंबर 11 था, है ना। सेल्स प्रमोशन मेक एडवर्टाइजिंग इफेक्टिव, कैसे सेल्स प्रमोशन जो होता है वो मार्केटिंग को इफेक्टिव बनाता है, कैसे सर। तो अब बहुत सारा चीज है सेल्स प्रमोशन के लिए, तो आप वहां पे जाकर के जैसे मान के चलोगे तुम डिस्काउंट कुछ दे दिए, तुम रिबेट दे दिए, कूपन्स दे दिए, कॉम्बिनेशन दे दिए, तो ये सारा ये भी चैप्टर नंबर 11 मार्केटिंग का है। व्हाट आर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंज्यूमर, कंज्यूमर का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, अभी जस्ट मैंने वीडियो बनाया, जाकर के वहां पे देखो एकदम शुद्ध भाषा में सारा चीज बेटा बताया गया है, चैप्टर नंबर 12। देन आफ्टर एक्सप्लेन द रोल ऑफ कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन एंड एनजीओज, बहुत सुंदर तरीके से मैंने बताया अभी थोड़ा देर पहले वीडियो में,
कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में। आप जाओ और जा करके आराम से वीडियो को देखो, देख क्योंकि आपके पास टाइम है, रात ऐसे भी आप जागते हो, सारे लोगों को आदत है रात जागने का, तो एग्जाम है अभी, हमको पता है कि आप लोगों को एकदम नींद, चैन का नींद नहीं आने वाला जब तक तोड़ोगे नहीं, जब तक आप लोग नहीं छोड़ने वाले हो। तो आराम से बेटा ये सारा क्वेश्चन आप लोगों को कॉपी में बना होना, एक बार बना लो ऑटोमेटिकली याद रहेगा, कोई चीटिंग वीटिंग एग्जाम में करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन आएगा यहीं से, मैं बता रहा हूं आप लोगों को, आराम, बस आपको प्रैक्टिस की जरूरत है, बस और बस आपको प्रैक्टिस की जरूरत है, और सब कुछ मुमकिन है ना। एक्सप्लेन द रोल ऑफ कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन एंड एनजीओ इन द प्रोटेक्टिंग द प्रमोटिंग द कंज्यूमर इंटरेस्ट, क्लियर है। उसके बाद डिस्कस टू कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, ये अभी मैं वीडियो नहीं डाला हूं, अभी के अभी मैं डालूंगा, अभी के अभी मैं पूरा कोशिश करूंगा कि इसका वीडियो मैं डाल दूं, सारा पीपीटी तैयार है, बस बैक टू बैक वीडियो बनाते जा रहा हूं और डालते जा रहा हूं आप लोगों का, राइट। तो एंटरप्रेन्योरशिप का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है वो आपको बताना है, आराम में लाइफ लाइन है नेशन का, ये तुम्हारी जीडीपी को बढ़ाता है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये है वो, अपने लिए और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करता है एंटरप्रेन्योरशिप, बहुत तरीके का चीज है ना। तो टू कैरेक्टरिस्टिक्स बोला ना, तो टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप ऐसे यहां से यहां तक लिख देना, और फिर यहां पे उसको इस तरह करके बनाना, मैं बार बार बोल रहा हूं, देख लेना कॉपी में, आग लगा करके आओगे, आग, क्लियर है। उसके बाद गिव टू डिफरेंस बिटवीन एंटरप्रेन्योर एंड एंटरप्रेन्योरशिप, एंटरप्रेन्योर एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब होता है कि जो इंसान कभी कुछ सोचता है करने के लिए, मैं मान लो कि चलो सोच रहा हूं कि एक स्कूल खोल दूं यार, बड़ा अच्छा से कमाई होगा स्कूल से, बच्चों लोग को पढ़ाऊंगा, यानी कि सोशल वेलफेयर भी होगा और हम लोग मतलब पैसा भी अर्न करेंगे, तो मैं बस अभी सोच रहा हूं, तो मेरा क्या नाम होगा, एंटरप्रेन्योर, और मैं जाकर के अब उसका खाली जगह देखने लगूंगा कि कहां पे खोलना है, कहां पे, तो वो हो गया प्रोसेस, तो यहां पे पर्सन और यहां पे प्रोसेस, तो ये हो गया एंटरप्रेन्योरशिप। वो सारा चीज मैं जब वीडियो बनाऊंगा तो उसमें जाकर के देख लेना है ना। व्हाट आर द, ये तुम्हारा हो गया चैप्टर नंबर 13, ये हो गया चैप्टर नंबर 13, और एनजीओ हो गया चैप्टर नंबर 12, कोई दिक्कत नहीं सर। देन आफ्टर व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ प्रिपेयरिंग अ बजट, बजट बना लेना क्यों जरूरी है, कोई बता देगा यार, बजट बनाने से हम लोगों का सारा चीज जो होता है वो अकॉर्डिंग टू प्लान होता है, कि मेरा बजट है 20 लाख रुपए का, तो मैं 20 लाख रुपए के अकॉर्डिंग काम करूंगा ना, तो यहीं पे वो चीज बोला गया, तो ये भी तुम्हारा है चैप्टर नंबर 4 का, प्लानिंग का, है ना। उसके बाद प्लानिंग इज लुक अहेड एंड कंट्रोलिंग इज लुक बैक, कमेंट, क्यों प्लानिंग है अहेड, क्यों कंट्रोलिंग है बैक, क्योंकि हम लोग यार देखते हैं कि यार किस किस चीजों में गड़बड़ी आए, क्यों डेविएशंस आया, ताकि हम लोग उसको नेक्स्ट टाइम ना ये करें। तो यहां पे बोला गया ये चैप्टर नंबर 8 यानी कंट्रोलिंग का है क्वेश्चन, राइट। राइट एनी 3 इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्यों किया जाता है ना, ताकि हम लोगों को कोई भी फाइनेंस से रिलेटेड प्रॉब्लम ना हो, कि कभी भी हम लोग उस चीज को हम लोग देख सके कि कितना इक्विटी है, कितना डेट है, ईच एंड एवरीथिंग। दिस इज द क्वेश्चन फ्रॉम द चैप्टर नंबर 9 फाइनेंशियल मैनेजमेंट FM, है ना, चैप्टर नंबर 9 का ये क्वेश्चन। नेक्स्ट, डिस्क्राइब बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट, डिस्क्राइब बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट, आप लोगों सभी को पता है, मैनेजमेंट परवेसिव है, मैनेजमेंट कॉन्टिन्यूअस फॉर्म, मैनेजमेंट जो है वो तुम्हारा गोल ओरिएंटेड है, जो भी है यहां लिख देना, ये क्वेश्चन नंबर 1। तो यहां पे जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स होगा बेटा, उसको इस तरह करके आप लोग, हाथ जोड़ के मेरा फिर से एक बार नम्र निवेदन है कि आप लोग 100 में से अगर 100 लाना है तो इस तरह से करके, और उसके बाद यहां से उठाना 1 2 3 4 5, जो भी मान लो 5 कैरेक्टरिस्टिक्स लिखे, तो 5 को यहां पे गोल बना करके लिख दिए, है ना, और उसके बाद 5 को यहां पे ब्लैक पेन से अंडरलाइन कर दिए, और यहां से उसका वर्ड लिखना स्टार्ट कर दिए, एक पेज पूरा भर दोगे। कॉपी जितना भरा रहेगा उतना मजा आएगा देखने में, याद रखना, राइट। चलो, उसके बाद क्या है तुम्हारा, स्टेट एनी 2 एलिमेंट्स ऑफ कोऑर्डिनेशन, ये भी तुम्हारा चैप्टर नंबर 1 से सब कुछ पढ़ाया हुआ है अच्छे तरीके से। हाउ इज द प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड यूजफुल फॉर मैनेजमेंट, यूनिटी ऑफ कमांड, एक बॉस एक सुपीरियर, एक सुपीरियर एक बॉस, यूनिटी ऑफ कमांड, है ना। तो एक्सप्लेन ब्रीफली, अच्छे से एक्सप्लेन कर दो, ये तुम्हारा चैप्टर नंबर 2 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट से क्वेश्चन है। व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ टेलर इन साइंटिफिक मैनेजमेंट, क्या कंट्रीब्यूशन रहा, तो सर टेलर ने इंसिस्ट करा किस चीज पे, इंप्लॉय के एफिशिएंसी पे, रिसोर्सेज का वेस्टेज ना हो, है ना। तो यहां ये है तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 2, और अच्छे से सारा आंसर, यार 2 लाइन का भी आंसर लिख रहा हो ना, पॉइंट्स में लिखो, 2 लाइन का भी आंसर लिख रहा हो ना, पॉइंट्स में लिखना प्लीज, भर मत देना, भरने पे क्या होता है ना, देखो मान लो 2 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है, 3 पॉइंट तुमने लिखा, पॉइंट पे ही नंबर मिलता है, चाहे वो लॉन्ग आंसर हो चाहे वो शॉर्ट आंसर हो, आ रहा बात समझ में। चलो,
उसके बाद राइट टू मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी, ये तुम्हारा चैप्टर नंबर 3 मैं पढ़ा रखा हूं। चैप्टर नंबर 3 में आप लोगों को जो मैं एमसीक्यू वाला जो मेरा वीडियो है, वो वीडियो के एमसीक्यू में, एमसीक्यू स्टार्ट होने से पहले थोड़ा सा पार्ट है तुम्हारा न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन इन जुलाई तुम्हारा 1991 में जो भी बना था, तो उसका क्या मेन ऑब्जेक्टिव रहा था, क्या बैरियर्स को हटाने के लिए, जो भी इंटरनेशनल मार्केट है हम लोगों का एक्सपोर्ट वगैरह बंद था उसलिए, तो ये सारा चीज तुम्हारा सब कुछ बताया हुआ है, जाकर के वीडियो में देख लेना है ना। उसके बाद डिस्क्राइब द फॉलोइंग इन ब्रीफ, पता नहीं ये क्वेश्चन थोड़ा सा मिस हो गया होगा, इसके नीचे होगा कुछ लेकिन मिस हो गया, कोई बात नहीं। उसके बाद क्या है, प्लानिंग इज ए मेंटल प्रोसेस, प्लानिंग कैसे मेंटल प्रोसेस है, एक्सप्लेन करो इसको। तो 3-4 पॉइंट में इसको एक्सप्लेन कर देना यार। मेंटल प्रोसेस हम लोग सोचते हैं, प्लानिंग करना, सोचना है ना, थिंकिंग इन एडवांस। तो ये तुम्हारा चैप्टर नंबर 4 से है। कैन प्लानिंग अलोन एश्योर सक्सेस इन बिजनेस, क्या प्लानिंग का सिर्फ भूमिका होता है सक्सेस में? क्या ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग का कोई भूमिका नहीं होता है? तो वो क्या होता है, नहीं होता है, वही चीज तुमको लिखना है यहाँ पे बेटा। तो ये भी है तुम्हारा चैप्टर नंबर 4 का। आ रहा बात समझ में? या तुम बना के भी इसको लिख सकते हो। देखो बिजनेस स्टडीज में ना तुम पूरा का पूरा अपना कॉन्सेप्ट से कल लिख करके आ रहे हो, क्योंकि हमको सबको पता है कि जो भी तुम आज रात में करने वाले हो वो सब अपने मन से, तो तुम्हारा जो भी चीजें हैं, जो भी चीज है, वो सब कुछ तुमको अभी खुद से अपना करना है। मैं कोशिश कर रहा हूं पूरा का पूरा मैं तुमको नोट्स भेज दूं, लेकिन करना तुमको खुद से है। आ रहा बात समझ में? तो नोट्स भी मैं चलो भेज देता हूं, जो भी मेरा नोट्स था पूरा का पूरा चैप्टर का। डिस्कस द एलिमेंट ऑफ डेलीगेशन, जो भी एलिमेंट ऑफ डेलीगेशन क्या है तुम्हारा, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी, है ना। उसको पावर टू टेक डिसीजन देना है, जिम्मेदारी देना है और जवाबदेही भी बनाना है। डेलीगेट तभी हो पाएगा, ऐसा नहीं कि सिर्फ काम सौंप दिए, जिम्मेदारी भी देना है और उसको जवाबदेही, आंसरेबल भी वही होगा। आ रहा बात समझ में? तो ये है तुम्हारा। उसके बाद क्या हो गया, डिस्टिंग्विश बिटवीन डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एंड डिसेंट्रलाइजेशन, ये भी तुम्हारा क्वेश्चन जो तुम्हारा है बहुत इंपॉर्टेंट है। आ रहा बात में? डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, काम को डेलीगेट करना, और डिसेंट्रलाइजेशन, दिस इज द क्वेश्चन फ्रॉम चैप्टर नंबर 5। कोई दिक्कत सर? नहीं, 5। नेक्स्ट क्या है हमारा, राइट टू एडवांटेज ऑफ ट्रेनिंग, ट्रेनिंग देने से क्या होता है, रिसोर्सेस वेस्ट नहीं होता, एक्सीडेंट होने से बचता है, बहुत तरीके का है ना। तो यहां पे तुम्हारा 21 चैप्टर से होगा बताना, ये होगा तुम्हारा चैप्टर नंबर 6 से, स्टाफिंग से। कोई दिक्कत नहीं सर। व्हाट इज मेंट बाय ले ऑफ, ले ऑफ का मतलब होता है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन से जब इंप्लॉय को हटाया जाता है ना, तो कैसे हटाया जाता है सर, तो वर्कलोड एनालिसिस एंड वर्कफोर्स एनालिसिस को करके देखा जाता है कि ओवर स्टाफिंग है कि अंडर स्टाफिंग है। आ रहा समय? ये सब कुछ बेटा पढ़ाया हुआ है, ये जा करके तुम आराम से अपने चैप्टर में देख सकते हो, ये भी चैप्टर नंबर 6 का है। क्लियर है? व्हाट इज मेंट बाय ऑन द जॉब ट्रेनिंग, बेटा ऑन द जॉब ट्रेनिंग, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग एंड अप्रेंटिसशिप, ये सब ट्रेनिंग का है। तो ये यहां पे भी चैप्टर नंबर 6 स्टाफिंग चैप्टर से, ये तीनों जो है तुम्हारा वो स्टाफिंग चैप्टर से है। कोई दिक्कत? और प्लीज मेरा फिर से एक बार आपसे रिक्वेस्ट है कि आंसर लिखोगे पॉइंट्स में इस तरह एरो बना करके, 3 पॉइंट 4 पॉइंट हर एक का, 2 नंबर का अगर क्वेश्चन है 4 पॉइंट लिखे यार। एग्जामिनर जो कॉपी चेक करने वाला होगा ना, वो बोलेगा यार 2 ही नंबर का है, 2 पॉइंट लिखा तो 2 नंबर तो दे दिया जाए, लेकिन ये 4 पॉइंट बंदा लिखा है तो 2 नंबर तो आपको देना ही देना है। एक आध पॉइंट गलत करोगे फिर भी तुम एक्स्ट्रा में लिखे हुए हो। आ रहा है? वर्ड्स नहीं है, एक ही को ग्रामर को घुमा घुमा करके तुम आंसर लिखो। अगर आपके पास वर्ड्स नहीं, वर्ड्स का कमी है, अगर तो वर्ड्स बहुत सारे स्टूडेंट है जिसके पास वर्ड्स बहुत है, कॉपी भर के आना है बेटा, है ना। चलो उसके बाद व्हाट आर द सेमेंटिक बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन दिस इज द क्वेश्चन फ्रॉम चैप्टर नंबर 7, इट मींस डायरेक्टिंग। बैरियर्स क्या है कम्युनिकेशन में, है ना। तो बैरियर्स बेसिकली कितने तरीके के होते हैं, 4 तरीके। सेमेंटिक बैरियर्स हो गया, दूसरा क्या है तुम्हारा साइकोलॉजिकल बैरियर्स, तीसरा क्या हो गया तुम्हारा ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स, और चौथा क्या हो गया तुम्हारा पर्सनल बैरियर्स। तो सेमेंटिक बैरियर्स में बोल रहा है कि जो भी तुम्हारा बैड ट्रांसलेशन है ना, वो बैड एजम्पशन है, बोलना चाह रहा है कुछ, समझ जा रहा है कुछ, जो गेस्चर है, इशारेबाजी, आज सारा व्हाइट कॉलर वाले का मीटिंग होगा, ऐसा बोला गया पूरा ऑर्गेनाइजेशन में। तो जो लोग व्हाइट कॉलर का मतलब उनका कहना था कि जो अपर लेवल वाले उनका मीटिंग होगा, और जितने वर्कर व्हाइट शर्ट पहन के आए थे वो लोग सोच लिए हम लोग का मीटिंग होगा। आ रहा बात में? तो ये हो गया तुम्हारा, एक बार देख लेना। आज मैंने वीडियो डाला है डायरेक्टिंग का। डिफाइन मोटिवेशन, मोटिवेशन तुम्हारा क्या होता है यार, तो इन्फ्लुएंस लेकर के आता है ये बिहेवियर में, और इंटरपर्सनल चीज है ये परसेप्शन माना गया है, बिहेवियर को चेंज करता है ये। तो ये भी तुम्हारा चैप्टर नंबर 7 यानी कि डायरेक्टिंग में आता है ना। व्हाट आर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सुपरवाइजर टुवर्ड्स वर्कर, बहुत आसान क्वेश्चन है बेटा, बहुत आसान क्वेश्चन है। क्या बोल रहे हैं यहां पे, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है सुपरवाइजर का उसके वर्कर। तो सुपरवाइजर का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसका जो भी चीजें हैं उसको अच्छे से देखना, उसका अच्छे से लीडरशिप
करना, उसको फॉलो करवाना अपने बातों को, है ना। तो रिलेशन उससे अच्छे से बना करके रखना। देन आफ्टर ये भी तुम्हारा चैप्टर नंबर 7 का क्वेश्चन है, डायरेक्टिंग का। उसके बाद एक्सप्लेन एनी 2 लिमिटेशन ऑफ कंट्रोलिंग। लिमिटेशन ऑफ कंट्रोलिंग तुम्हारा पूछ रहा है, तो 2 लिमिटेशन तो हर चीज में होगा, टाइम कंज्यूमिंग और इन्वॉल्विंग ह्यूज कॉस्ट। ये 2 लिमिटेशन चाहे प्लानिंग में लिख देना, ऑर्गेनाइजिंग में लिख देना, स्टाफिंग में लिख देना, डायरेक्टिंग में लिख देना, कंट्रोलिंग में लिख देना, 2 लिमिटेशन तो इस सब में चिपका देना बेटा। कौन कौन सा आपने बोला सर? टाइम कंज्यूमिंग, है ना, और इन्वॉल्विंग ह्यूज कॉस्ट। ये 2 जो होगा, ये दोनों लिमिटेशन किसी में भी तुम चिपका सकते हो, कोई, लेकिन चिपकाओगे कैसे? इस तरह से, कोई दिक्कत नहीं सर। उसके बाद आ जाओ, एक्सप्लेन 2 लिमिटेशन ऑफ कंट्रोलिंग, चैप्टर नंबर 8 का है, कंट्रोलिंग चैप्टर का। और कमेंट इन ब्रीफ। अब क्या है, तो तुम्हारा क्या पूछ रहा है यहां पे 38 नंबर क्वेश्चन में, देखना, क्रिटिकल पॉइंट ऑफ कंट्रोल, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। तो देखो ये 2 मैंने बहुत अच्छे तरीके से वीडियो में समझाया, बहुत अच्छे तरीके से, जाकर के वहां देख सकते हो। क्रिटिकल पॉइंट ऑफ कंट्रोल को मैंने क्या बताया है, और मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन में मैंने क्या बताया। तो क्रिटिकल पॉइंट ऑफ कंट्रोल क्या हो गया? कुछ मैनेजर को हर चीज कंट्रोल नहीं करना चाहिए। अब पेट्रोल का दाम बढ़ गया तो मैनेजर इसमें क्या करेगा? अपना इंप्लॉय पे ध्यान दो ना यार। आरा बात समझ में? तुमको अपना प्रॉफिट ज्यादा कमाना है तो तुम पेट्रोल का दाम कैसे कम करवा दोगे? तो सरकार ने बढ़ाया ना। आरा बात समझ में? ट्रेन का किराया बढ़ गया, कॉस्ट बढ़ गया, टैक्स बढ़ गया, जीएसटी बढ़ गया। तो इसमें ये सब एक्सटर्नल फैक्टर्स है, इसमें मैनेजमेंट को, मैनेजर कुछ नहीं कर सकता है। उसी को बोला क्रिटिकल पॉइंट एरिया। तुम अपना की एरिया को देखो, तुम अपना इंप्लॉय को एफिशिएंसी को बढ़ाओ, तुम अपना प्रोडक्शन को बढ़ाओ, तुम रॉ मटेरियल कहीं से सस्ता में जुगाड़ करो, तुम अपना एरिया देखो। आ रहा बात समझ में? और मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन क्या बोलता है बेटा? हर चीज को मैनेज करने जाओगे तो हाथ कुछ भी नहीं लगना है। अब जैसे मान के चलो तुमने बनाया था टारगेट के 1 महीने के अंदर 15,000 बैग बनाना है, तुम्हारे इंप्लॉय ने बनाया 14,995 बैग। अब तुम 5 बैग कम बनाया तो पूरा हल्ला करते चल रहे हो और पूरा बोर्ड और रिजोल्यूशन में एकदम हंगामा फैला दियो कि 5 बैग कम बना रहे। क्या ही हो गया 5 बैग कम बन गया तो? 150 बैग का तुम एक्सेप्शन, हाँ 3,000 बैग कम बना, 4,000 बैग कम बना, तब जाकर के तुम इस चीजों को देख सकते हो कि नहीं ये जो है सब्जेक्ट है ना, कुछ भी डिस्कस करने का। तो ये दोनों बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दोगे, है ना। ये तुम्हारा चैप्टर नंबर 8 का क्वेश्चन है, कंट्रोलिंग का। देन आफ्टर, एन अफोर्ड टू कंट्रोल एनीथिंग मे एंड अप इन कंट्रोलिंग नथिंग। अगर सब कुछ कंट्रोल करने जाओगे तो कुछ हाथ नहीं लगना है। इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब यही है, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। आराम से तुम कर सकते हो। तो ये भी तुम्हारा चैप्टर नंबर 8 का है। हर आंसर को बेटा पॉइंट्स में याद रखना, हर आंसर को पॉइंट्स में नहीं भूलना है, हर आंसर को पॉइंट्स में लिख करके आना है। नेम एनी 2 फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल। कौन कौन सा फैक्टर है? तो तुम्हारा मान के चलो कि शॉर्ट टर्म लोन माना गया है इसको, है ना। कहां से हम लोग वर्किंग कैपिटल लेकर के आएंगे? ये तुम्हारा चैप्टर नंबर 9 फाइनेंशियल मैनेजमेंट में मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है, तो जा करके आप वहां से देख सकते हो। तो ये हो गया तुम्हारा 40 क्वेश्चन। आई थिंक 10 क्वेश्चन और होगा। 50 कितना? 50 तोला। 50 तोला में से 15 तोला तो बेटा कल लिख करके आना है। आ रहा में? मान लो अगर 10 ही क्वेश्चन इसमें आ जाता है तो यार देखो, नहीं भी आता है, मान लिया नहीं भी आता है, और आएगा कैसे नहीं यार? क्वेश्चन तो यहीं से आएगा, क्या आप भी बोल रहे फालतू का बात सर। लेकिन मान लो नहीं भी आता है तो बेटा इसी से रिलेटेड तुम्हारा आएगा ना। नहीं भी आएगा तो क्या कहीं और से थोड़ी आ जाएगा? बांग्लादेश से क्वेश्चन थोड़ी आएगा, क्वेश्चन तो यहीं से आएगा। कॉन्सेप्ट तुम्हारा कुछ हल्का फुल्का चेंज हो सकता है, लेकिन ये बना लोगे 100% इसी में से आना है। हाउ आर द स्टैंडिंग प्लान डिफर फ्रॉम द सिंगल यूज प्लान? स्टैंडिंग प्लान पढ़ते रहना, 90% मार्क्स लाना है, दैट इज कॉल्ड स्टैंडिंग प्लान। अब उस 90% मार्क्स लाने के लिए कल हमको सुबह 7 बजे उठना है, वो सिंगल यूज प्लान है। कल 7 बजे उठ गए, सिंगल यूज प्लान खत्म हो गया। आ रहा बात समझ में? तो ये क्या है तुम्हारा? ये तुम्हारा चैप्टर नंबर 4 प्लानिंग का क्वेश्चन है ना। अथॉरिटी कैन बी डेलीगेटेड बट अकाउंटेबिलिटी कैन नॉट बी। एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट। बेटा अथॉरिटी को तुम डेलीगेट कर सकते हो, यानी कि तुम अपने इंप्लॉय को, मैनेजर ने अपने वर्कर को पावर दे दिया, पावर टू टेक डिसीजन कर दिया, है ना, यानी कि अथॉरिटी को डेलीगेट कर दिया। लेकिन वो क्या नहीं कर सकता है? अकाउंटेबिलिटी को डेलीगेट नहीं कर सकता है। अकाउंटेबिलिटी का मतलब आंसरेबिलिटी, यानी कि जवाबदेही तो मैनेजर ही रहेगा। उसका ऊपर वाला जब बॉस उससे पूछेगा, वो ये नहीं बोल सकता मुझे क्या पता, मैं तो वर्कर को काम दे दिया था। तो टॉप मैनेजर वाला बेटा उसको फिर दिक्कत करेगा। आ रहा बात समझ में? तो ये तुम्हारा जो क्वेश्चन है, डेलीगेशन ऑफ अकाउंटेबिलिटी कैन नॉट बी, तो ये तुम्हारा चैप्टर नंबर 5 ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर का है, राइट। उसके बाद डिस्कस द रोल ऑफ सेल्स प्रमोशन एज एन एलिमेंट ऑफ प्रमोशन मिक्स। सेल्स प्रमोशन मतलब तुम्हारा क्या हो गया? तुम्हारा डिस्काउंट देना, तुम्हारा रिबेट देना, कि पैकेट के अंदर कुछ कूपन दे देना। जैसे टाटा टी गोल्ड क्या बोलता है? सोना का सिक्का उठेगा टाटा, अब खरीदते रहो बेटा टाटा टी,
सोना का सिक्का किसका उठा नहीं उठा पता नहीं, आ रहा। तो वो सब क्या हो गया सेल्स, तो वो कैसे इफेक्टिव, क्या रोल है उसका, तो ये तुम्हारा मार्केटिंग चैप्टर का है। मार्केटिंग चैप्टर नंबर तुम्हारा 11th है ना। क्लैरिफाई द क्लासिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट बाय डायग्राम। फाइनेंशियल मार्केट बड़ा अच्छा से बेटा डायग्राम बना देना। हम शॉर्ट में यहां लिख रहे हैं एफएम, है ना। क्या क्या है तुम्हारा उसके यहां पे, प्राइमरी सॉरी कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट। कैपिटल मार्केट का दो टाइप तुम्हारा, प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट। सेकेंडरी मार्केट को और तुम क्या कट तो नहीं रहा, नहीं, सेकेंडरी मार्केट को तुम और क्या लिख सकते हो, स्टॉक मार्केट। तो ये बहुत अच्छे से डायग्राम बना सकते हो और एक एक करके सबको एक्सप्लेन भी कर देना। पढ़ा हुआ है तुमने, एक्सप्लेन भी कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं भी लिखा हुआ फिर भी एक्सप्लेन कर देना। जाइए सर हम आप पे रहम करते हैं, एग्जामिनर को बोल देना इनडायरेक्टली, है ना। व्हाट टाइप ऑफ मैटर कैन बी फील्ड इन द, ये तुम्हारा किस चैप्टर का हो गया, फाइनेंशियल मार्केट का हो गया, यानी कि तुम्हारा चैप्टर नंबर आई थिंक 10 है, फाइनेंशियल मार्केट, राइट। व्हाट टाइप ऑफ मैटर कैन बी फील्ड इन द स्टेट कमीशन। स्टेट कमीशन में तुम्हारा किस टाइप का मैटर होता है, तो ये तुम्हारा चैप्टर नंबर 12 जस्ट बेटा मैंने पढ़ा है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। स्टेट कमीशन में तुम क्या कर सकते हो, 1 करोड़ रुपए से, ₹1 करोड़ से लेकर के टू 10 करोड़ तक, ₹10 करोड़ तक तुम वहां पे केस फाइल कर सकते हो अगर तुम्हारे साथ फ्रॉड हुआ है तो। आ रहा भाषा में, और बहुत सारा उसका फंक्शन है। एक उसका प्रेसिडेंट रहता है, 4 उसमें तुम्हारा मेंबर होता है, एक मस्ट बी वोमेन, एक औरत होनी चाहिए। आ रहा बात समझ में। और अगर यहां से तुमको तो रेडरेसल तुम्हारे फेवर में नहीं होता है तो तुम कहां जा सकते हो, नेशनल कमीशन में जा सकते हो अंडर 30 डेज बाय पासिंग स्पेशल रेजुलेशन, राइट। उसके बाद मोटिवेशन, तो ये चैप्टर नंबर 12 हो गया। मोटिवेशन इज एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। मोटिवेशन को बहुत एसेंशियल माना गया है। क्यों माना गया है सर, एक्सप्लेन करो। तो बेटा तुम्हारा अगर मन होगा ना तो तुम अब्राहम मास्लो साहब का यहां पे हायरार्की थ्योरी को एक्सप्लेन कर देना। आ रहा भाषा में, सर क्या बता रहे हैं आप, वो तो इतना बड़ा है, कोई बात नहीं, तुम मोटिवेशन ही लिख देना कि मोटिवेशन क्यों जरूरी है। आ रहा में पॉजिटिव मोटिवेटर, नेगेटिव मोटिवेटर। अगर इंप्लॉय देर से आता है तो उस पर फाइन लगता है, दैट इज कॉल्ड नेगेटिव मोटिवेटर। जल्दी आता है, अच्छे से काम करता है तो उसको इंसेंटिव वगैरह, बोनस वगैरह दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव मोटिवेटर। तो ये तुम्हारा चैप्टर नंबर 7 डायरेक्टिंग चैप्टर से हो गया क्वेश्चन, है ना। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। इंपॉर्टेंस क्या है, मैनेजमेंट हेल्प टू अचीव ग्रुप गोल, ये वो दिस दैट, ये सारा चीज तुमको लिखना। और इसको भी किस तरह से लिखोगे, इंपॉर्टेंस, फीचर, लिमिटेशन, ये सब इस तरह से ग्राफ बना बना के लिखना। ये मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है बेटा आप लोगों से, ठीक है, इस तरह से। उसके बाद क्या है तुम्हारा, व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग। क्या है सर कंट्रोलिंग करने से हमें क्या फायदा है। और राइट टू फंक्शन, ये तुम्हारा कंट्रोलिंग का है चैप्टर नंबर 8। और यहां पे राइट टू फंक्शंस ऑफ सेबी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का फंक्शन क्या है, तो भाई रेगुलेट करता है पूरे के पूरे स्टॉक मार्केट को, प्रोटेक्ट करता है किसके, इन्वेस्टर के इंटरेस्ट को। तो ये तुम्हारा फाइनेंशियल मार्केट यानी कि चैप्टर नंबर 10 का है क्वेश्चन, है ना। जाकर के सब चीज का 1 शॉट वीडियो डाला हुआ है, देख सकते हो। और एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ कंट्रोलिंग। भाई साहब कंट्रोलिंग आखिर में हम लोग क्यों करते हैं, क्यों करते हैं सर, तो कि हमारा एक्चुअल परफॉर्मेंस है उसको प्लान, अकॉर्डिंग टू प्लान वो हो रहा है कि नहीं, और अगर है नहीं हो रहा है तो क्या डेविएशंस है, वो चीज को फाइंड आउट करने के लिए। तो ये था आपका क्वेश्चन 50 क्वेश्चन। बहुत अच्छे से आप लोगों को समझ में आया होगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ले लिए हो गया आई थिंक, नहीं तो मैं चलो आपको लोगों को सबको पीडीएफ भेज देता हूं। जो अगर कोई और बच्चे होंगे बाहर इंस्टीट्यूट के, उनको मैं यहां नंबर लिख देता हूं, आप लोग व्हाट्सएप करना, मैं आपको भेज दूंगा इसका पीडीएफ, ठीक है। 9264447791 इस नंबर पे मुझे व्हाट्सअप करना और पीडीएफ मांग लेना कि सब्जेक्टिव वाला पीडीएफ भेज दिए सर। तो चलो हम लोग आते हैं अब लॉन्ग आंसर टाइप में। सर ये तो था शॉर्ट आंसर टाइप, लॉन्ग आंसर टाइप सर 20 क्वेश्चन आई थिंक है। 20 क्वेश्चन में आप लोगों का मात्र 4 क्वेश्चन आपका कल आना है। क्या है सर, आइए देखते हैं। तो देखेंगे अपना लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। तो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन बेटा आपका आता है 5 नंबर का, है ना, 5 मार्क्स। 4 ही क्वेश्चन आपको बनाना है एग्जाम में, और मैं आपको यहां पर डिस्कस करवाऊंगा 20 क्वेश्चन आरा भाषा में, यानी कि 5 गुना ज्यादा। तो देखो कैसे क्या बना। सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन आएगा ना तो आपको यहां पे जो 2 मार्क्स का जो आप ग्राफिकल वे में बनाते थे, यहां पे भी आपको सेम काम करना है, इवन उससे ज्यादा करना है। आरा भाषा में यहां कम से कम आपको 1 पेज तो छूना ही नहीं है, 1 पेज तो कंप्लीट होना चाहिए। कंप्लीट 1 पेज, 1 पेज मतलब लॉन्ग आंसर के लिए। आरा भाषा में फॉर लॉन्ग आंसर 1 पेज तो होना ही चाहिए मिनिमम, और मैक्सिमम आप चले जाओ 2.5 से 3 पेज मैक्सिमम। आ रहा भाषा में एक क्वेश्चन के लिए। सोच लो,
समझ में आ रहा है कि यहां पे आपको अब एक पेज में ग्राफ और वहां नीचे में लिख के थोड़ा सा दिखा देना। मान लो कि इतना बड़ा अगर पेज है तो यहां तक तुम ग्राफ बना लिए, हर एक आंसर का ग्राफ है ना, हर एक आंसर का, चाहे तुमसे कुछ फंक्शन पूछे, चाहे तुमसे इंपॉर्टेंस पूछे, क्योंकि लॉन्ग आंसर में बेसिकली यही सब पूछेगा। डेफिनेशन के बाद उसका कैरेक्टरिस्टिक्स रहेगा ही, या तो उसका लिमिटेशन रहेगा, या तो उसका प्रोसेस रहेगा, कुछ ना कुछ जरूर रहेगा। आ रहा भाषा में। और आज रात भर में मेरे दोस्त प्रोसेस सब याद कर लो, प्लानिंग का, ऑर्गेनाइजिंग का, स्टाफिंग का, सिलेक्शन ऑफ एम्प्लॉय का, ये सब का। आ रहा भाषा में। तो यहां पे बोला गया कि इतना में तुमको ग्राफ बनाना है और लास्ट पेज से तुम लास्ट वाला तुम्हारा बॉटम से तुमको लिखना स्टार्ट करना है, और नेक्स्ट पेज में भी तुमको पूरा इस तरह एरो बना बना करके लिखना है, और उसके नेक्स्ट में भी इस तरह, यानी कम से कम 2.5 से 3 पेज तो कम से कम लेना है एक क्वेश्चन के लिए। अब सोच लो वर्ड कहां से लाओगे, आई डोंट नो, ग्रामर घुमा घुमा करके उसी को लिखना है, लेकिन तुमको हर एक चीज को का प्रेजेंटेशन बहुत अच्छे से होना चाहिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं सर डिस्कशन हम लोग क्वेश्चन का। सबसे पहला क्वेश्चन, स्टेट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। ये तुम्हारा लॉन्ग आंसर में आ सकता है, शॉर्ट आंसर में तो आएगा ही, तो शॉर्ट आंसर में शॉर्ट टाइप का लिखना है ना, और लॉन्ग आंसर में पूरा समझ लो कि बड़ा बड़ा तरीके से लिखना है। मैनेजमेंट इज परवेसिव, मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड, तो कैसे है, क्या क्या होता है, एग्जांपल सब लिख दो उसका। आ रहा भाषा में। लेकिन उससे पहले तुमको इस तरह से कम से कम मिनिमम 5 से 6 कैरेक्टरिस्टिक्स तुमको लिखना अगर ये क्वेश्चन आता है तो, और इस तरह करके तुमको डायग्राम बना करके, तो पहले लिख लोगे उसके बाद डायग्राम बनाना। गोला करने के बाद लिखोगे पता चला बाहर आ गया, है ना। अब पहले लिख लोगे तो इतना बड़ा गोला कर दोगे, जाहिर सा बात है। उसके बाद ये तुम्हारा चैप्टर नंबर 1 से हो गया। एक्सप्लेन 5 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट गिवन बाय हेनरी फ्यूल। बेटा आप 14 प्रिंसिपल पढ़ाए तुमको, 5 को तो ऐसे मुझे वहां नहीं याद होगा, है ना, नहीं याद है जाकर के देखो वीडियो में, सब चीज वहां पे पड़ा हुआ है। मेंशन ये तुम्हारा चैप्टर नंबर 2 से है ना। मेंशन द वेरियस डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। क्या क्या है डायमेंशन तुम्हारा, पॉलिटिकल है, लीगल है, टेक्नोलॉजिकल है, सोशल। तो ये यहां पे तुम्हारा पांचों का पांचों डायमेंशन को तुम इस तरह से ग्राफ में पहले 5 को कर लेना और एक एक करके फिर सबको एक्सप्लेन करना स्टार्ट कर देना, कोई दिक्कत सर नहीं। तो ये भी है तुम्हारा चैप्टर नंबर कितना से हो जाएगा, ये 3 से, बिजनेस एनवायरनमेंट से, है ना। डिफाइन प्लानिंग। अब प्लानिंग और एक्सप्लेन इट्स नेचर, प्लानिंग को अच्छे से डिफाइन करो। तो प्लानिंग को कम एक पेज में तुमको डिफाइन करना है, एक पेज में। अब कहानी बना के क्या लिखोगे आई डोंट नो, एक पेज, वर्ड का कमी नहीं होना चाहिए। बिजनेस स्टडीज में तुमको वर्ड का ही नंबर मिलता है, जितना ज्यादा वर्ड में तुम लिख सकते हो। 3 पेज 4 पेज, 3 पेज मिनिमम तुम्हारा होना चाहिए लॉन्ग आंसर में, मिनिमम, है ना। एक पेज तो तुम्हारा है ही, उसमें डायग्राम वगैरह बना लिया, हर एक चीज का डायग्राम तुमको बनाना है। नेचर है, इसका भी तुम डायग्राम बना लो, कोई दिक्कत नहीं सर। उसके बाद ये भी तुम्हारा चैप्टर नंबर 4 से है। हाउ डज फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन कीप डिसिमिलरिटीज टू डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन। यहां पे बोलता कैसे डिफरेंट है ये, इस वर्ड का मतलब क्या होता है, डिफरेंट कैसे है फंक्शनल डिविजनल से। तो कैसे डिफरेंट नहीं होगा सर, फंक्शनल में एक लाइन ऑफ प्रोडक्ट बनता है, डिविजनल में मल्टीपल प्रोडक्ट बनता है। आ रहा बात में, वहां पे हर एक चीज का डिपार्टमेंट अलग है, सेल्स डिपार्टमेंट अलग है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अलग है, हर एक डिपार्टमेंट अलग है ना। तो ये तुम्हारा चैप्टर नंबर कितना से हो जाएगा, 5 से, ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर से, है ना। उसके बाद एक्सप्लेन द प्रोसीजर ऑफ सिलेक्शन एम्प्लॉय, ये चैप्टर नंबर 6 स्टाफिंग से है। एम्प्लॉय का सिलेक्शन कैसे होता है, क्या क्या टेस्ट होता है, क्या होता है नहीं होता है, ये सारा चीज। उसके बाद व्हाट आर द कॉमन बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन। देखो यहाँ पे चारों बैरियर्स पूछ दिया तुमसे, चैप्टर नंबर 7 का क्वेश्चन है बेटा ये, डायरेक्टिंग का, है ना। तो 4 बैरियर्स कौन कौन सा है, सेमेंटिक बैरियर्स, उसके बाद तुम्हारा साइकोलॉजिकल बैरियर्स, उसके बाद तुम्हारा ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स, उसके बाद पर्सनल बैरियर्स। ये 4 बैरियर्स है तुम्हारा, जाकर के आराम से देखो और इसको यहां पे बना। तो ये जितना भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूं सब बेटा कॉपी में लिखना है तुमको। डिफाइन फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड डिस्कस इट्स ऑब्जेक्टिव। क्यों फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता है, तो यहां पे तुम्हारा ये चैप्टर नंबर तुम्हारा है 9, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, है ना। एक्सप्लेन द वेरियस टाइप ऑफ इन्वॉल्व इन प्रोसेस ऑफ कंट्रोल। तो कंट्रोल हम लोग कैसे मतलब हम लोग सेटिंग करते हैं स्टैंडर्ड, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग अप्रेजल करते हैं, इवैल्यूएट करते हैं चीजों को, मेजरिंग रिजल्ट करते हैं। कोई डेविएशन आया तो उसके लिए फीडबैक बनाते हैं। ये सब का सब मैं 1 शॉर्ट वीडियो में तुम लोगों को पढ़ा रखा हूं, जाकर के सब लोग देखो जाकर के, है ना। उसके बाद कोऑर्डिनेशन इज नीडेड एट ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, डिस्कस, चैप्टर नंबर 1 का है ना। और ये कंट्रोलिंग चैप्टर नंबर 8 का है। तो यहां पे तुमको हर एक लेवल पे कोऑर्डिनेशन चाहिए। जी हां सर,
कोऑर्डिनेशन हर लेवल पे चाहिए, तो जाकर के डिस्कस करो, देखो तुम अपना नोट्स पलट करके या क्वेश्चन निकाल करके, तो वन शॉट वीडियो खोल करके सारा चीज है यहाँ पे। चैप्टर 1 का सिर्फ वन शॉट वीडियो नहीं होगा, पार्ट वाइज होगा, तो पार्ट वाइज है तो और अच्छा है तुम्हारे लिए, टॉपिक वाइज सबका वीडियो बना हुआ है। बाकी चैप्टर नंबर 3 से चैप्टर नंबर 2 से ही आई थिंक वन शॉट वीडियो हर एक चैप्टर का ही है मेरा, 12-13 चैप्टर जितना सब का। खाली चैप्टर नंबर 1 का स्टार्टिंग में टॉपिक वाइज में बनाता था, लेकिन उसके बाद से मैं हर चैप्टर का वीडियो बेटा मेरा वन शॉट वीडियो है ना, हर एक चीज ऑल इन वन। उसके बाद हाउ वुड यू आर्ग्यू दैट द सक्सेस ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज इज सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस्ड बाय द बिजनेस इन्वायरमेंट। अब देखो ये 3 का है, नहीं भी ये 3 है तो गोली मारो। तुमको यहां पे पूछ रहा है कि हाउ वुड यू आर्ग्यू दैट द सक्सेस ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस्ड बाय द इन्वायरमेंट। तो इन्वायरमेंट से इन्फ्लुएंस होता है, इफेक्ट आता है, इंपैक्ट होता है तुम्हारे बिजनेस में, कैसे? तो भाई साहब 5 डायमेंशन जो है चिपका देना यहां पे, 5 डायमेंशन को। ये 5 डायमेंशन के कारण, ऑल एक्सटर्नल फोर्सेस के कारण हमारा बिजनेस इन्फ्लुएंस होता है इन्वायरमेंट में, है ना। उसके बाद तुम्हारा स्टेट द इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग, स्टेट द इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग, जो भी प्लानिंग का इंपॉर्टेंस है सब यहां पे भरो, सब यहां पे लिखो आ रहा बात समझ में। उसके पॉइंट्स में, हर एक चीज को पॉइंट्स में, ग्राफ में, फंक्शन हो, प्रोसेस हो, लिमिटेशन हो, फीचर्स हो, कुछ भी लिखना है बेटा इस तरह से ग्राफ में। और ग्राफ के बाद है हर एक ग्राफ को ऐसे के बाद यहां पे सर्कल, सर्कल में मैटर हर एक का, और मैटर के बाद तुमको यहां पे हर एक पॉइंट्स में तुमको आंसर को लिखना है। एक्सप्लेन द मेन एडवांटेज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यहां भी तुम इसका लिख सकते हो कि क्या ऑर्गेनाइजेशन का एडवांटेज है तुम्हारा। डिस्कस द वेरियस स्टेप ऑफ स्टाफिंग प्रोसेस, क्या है तुम्हारा वेरियस स्टेप स्टाफिंग प्रोसेस का, उसको लिखो जाकर, सब वन शॉट वीडियो में जाकर के देखते रहो। एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन को यहां पे एक्सप्लेन करो कि 1 यूनिटी 1 यूनिट 1 प्लान। उसके बाद डिस्कस द रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग, क्या रिलेशन है, 2-3 रिलेशन यहां पे मैंने पढ़ा रखा है तुम लोगों को, कंट्रोलिंग चैप्टर में है ये बेसिकली, है ना। जाके चैप्टर नंबर 8 में जाकर के देखो। व्हाट इज डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन, डिस्कस इट एडवांटेज एंड लिमिटेशन, क्या लिमिटेशन है क्या एडवांटेज, देख रहा कितना बड़ा बड़ा चीज, एडवांटेज भी बताना है, लिमिटेशन भी बताना है, और व्हाट इज क्या है ये भी बताना है। तो 3 चीज पूछ रहा है, एक पेज तीनों के लिए भरो, 3 पेज, और सब तुम्हारा ग्राफ में होना चाहिए, तो 4 पेज लग जाएगा यार, जितना तुम लिख सकते हो। आ रहा बात समझ में। डिस्टिंग्विश बिटवीन सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, यार क्या, तो यहां सेंट्रलाइजेशन है पावर टू टेक डिसीजन इन टॉप लेवल ओनली, है ना, पावर टू टेक डिसीजन लाइज इन टॉप लेवल ओनली। और डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब पावर टू टेक डिसीजन इज डिस्ट्रीब्यूटेड ईच एंड एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट अकॉर्डिंग टू नीड। यही होगा तुम्हारा। थक भी गया हूं यार मैं बहुत सुबह से रिकॉर्डिंग करते करते। खैर, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, क्या होगा कैरेक्टरिस्टिक बिजनेस एनवायरनमेंट का, इसको भी तुमको आराम से ग्राफिकल वे में बनाना है। एक्सप्लेन विथ एग्जांपल के साथ द डिफरेंस बिटवीन स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्स, स्पेसिफिक फोर्स एंड जनरल फोर्स बड़ा आसानी से मैं बताया हूं, जाकर के चैप्टर नंबर 3 में देख, और नहीं देखेगा तो यहां भी थोड़ा बहुत सुन लो। स्पेसिफिक फोर्स क्या है तुम्हारा, जिससे स्पेसिफिक फोर्स और जनरल फोर्स का मतलब तो एक एग्जांपल में सब समझ में आ जाएगा। स्पेसिफिक फोर्स और जनरल फोर्स का मतलब अगर जिस चीज से सिर्फ तुम्हारा बिजनेस को नुकसान हुआ उसको बोलते हैं स्पेसिफिक फोर्स, आ रहा बात समझ में। और जिस चीज से सबको नुकसान हो रहा है, सब में इंपैक्ट आ रहा है, इन्फ्लुएंस आ रहा है, उसको बोलते हैं जनरल फोर्स। जैसे मान लो जीएसटी बढ़ गया तो सिर्फ तुम्ही को नुकसान हुआ नहीं ना, सारे बिजनेसमैन को नुकसान हो रहा है जीएसटी अगर बढ़ा तो। कोई भी प्रोडक्ट पे जीएसटी का दाम बढ़ गया तो बायर खरीदने से उसको परचेसिंग पावर घट गया ना, तो भाई साहब वो अगर जो नहीं परचेस कर पा रहे हैं तो वो किसी का नहीं परचेस हो रहा है, तो उसको बोलते हैं जनरल फोर्स। स्पेसिफिक फोर्स का मतलब कि कोई कोचिंग वाला आकर के मेरे बगल में कोचिंग खोल दिया और डिस्काउंट मेरे से ज्यादा दे रहा है, वो सर्विस भी सेम दे रहा है, या वही शर्ट मान लो तुम्हारा कॉम्पिटिटर बेच रहा है, जो शर्ट को तुम बेच रहे हो, प्रॉफिट तुमसे वो कम कमा रहा है लेकिन वो डिस्काउंट प्राइस पे बेच रहा है, तो उसके वजह से सिर्फ तुमको नुकसान हुआ ना किसी एक के, तो उसको बोलते हैं स्पेसिफिक फोर्स। कोई दिक्कत नहीं। एक्सप्लेन द टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, टेक्निक क्या क्या है साइंटिफिक मैनेजमेंट। फंक्शनल फॉर्मेनशिप, देखो अगर ये क्वेश्चन आ गया तो फंक्शनल फॉर्मेनशिप वाला एकदम बेटा चिपका देना, है ना, पूरा का पूरा ग्राफ बना देना। फंक्शनल फॉर्मेनशिप बोला, प्लानिंग डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। प्लानिंग डिपार्टमेंट कौन कौन सा कलर रहता है, प्रोडक्शन, तो एक बार तुम लोग उसका फिगर को देख लेना और अच्छे से बनाना, और उसके बाद और भी आगे है तुम्हारा ये क्या बोलते हैं उसको, टेक्निक्स, वो सारा टेक्निक्स को देख करके ही जाना। आई होप आप लोगों को ये डिस्कशन अच्छा लगा होगा। तो उतना टाइम नहीं था कि मैं क्वेश्चन सबको बताऊं, लेकिन कुछ कुछ मैं बता दिया हूं कि आप लोगों को किस टाइप से, मेरा बेसिकली ये वीडियो बनाने का मेन रीजन ये था कि 2 मार्क्स का क्वेश्चन को आपको कैसे सॉल्व करना है और 5 मार्क्स का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। मिलते हैं कल
अभी कुछ कुछ तुम्हारा एक चैप्टर तुम्हारा बचा हुआ है। कौन सा चैप्टर तुम्हारा? एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। मैं कोशिश कर रहा हूं अभी के अभी उस वीडियो को डाल दूं, और सारे लेक्चर आप लोगों का पोस्ट हो चुका है। एमसीक्यू 2-3 चैप्टर का बस बचा हुआ, कल सुबह डालने के बाद मैं कल रात में आप लोगों से मिलता हूं फाइनल पंच में, यानी कि विजय भवा के सेशन के साथ, और जिसमें आप लोगों को मैं एमसीक्यू सारा करवाऊंगा। तो बेसिकली यार एमसीक्यू सारा एक तरह से हो चुका है, लेकिन चलो आप लोगों का सेटिस्फैक्शन हमारा सेटिस्फैक्शन के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट। और आज रात भर आप लोग ये सारा क्वेश्चन को, जितना भी क्वेश्चन मैंने करवाया, ये सारा क्वेश्चन को आप लोग अपने कॉपी में राइट डाउन करोगे। आज कोई एमसीक्यू नहीं होगा, कोई एमसीक्यू कोई बच्चा नहीं करेगा। सब बच्चा क्या करेगा? सब्जेक्टिव, क्योंकि बेटा एमसीक्यू तो हो ही जाएगा। सब्जेक्टिव पे ध्यान देना है, मार्क्स कटता है सब्जेक्टिव में। अरे बस एमसीक्यू 100 एमसीक्यू है तुम्हारे पास, उसमें से 50 तुम बना लोगे। अगर मैं कल नहीं भी कराऊं एमसीक्यू तो भी तुम बना लोगे, गारंटी है मेरा। लेकिन मार्क्स तुम्हारा कटेगा कहां पे? शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर में। इसलिए ज्यादा इंसिस्ट अपने कमजोरी, अपने वीकनेस को करना है। तो हमारा क्या है? तुम्हारा सब्जेक्टिव, शॉर्ट आंसर एंड लॉन्ग आंसर। 50 क्वेश्चन मैंने करवाया किसका? शॉर्ट आंसर का, और 20 क्वेश्चन मैंने करवाया लॉन्ग आंसर का। तो चलो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट में। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, जय श्री राम।